जिन्होंने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है, कृपया पार्ट 1 देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब आगे की कहानी। तुझे ये किसी और के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए करना है। क्या तू अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैंने भारी दिल से कहा, अभी तक सब कुछ तेरे लिए ही किया है माँ, पर यह बहुत ज्यादा है माँ। फिर भी मैंने सिर झुका दिया और उसी रात अपने भाई अमर के कमरे में जाकर सो गया। लेकिन सारी रात नींद नहीं आई। 2-4 दिन गुजर गए, मौसी भी चली गई। मेरी माँ और सावित्री मिलकर ही बच्ची की देखभाल कर रही थीं। मैंने तो उसे सही से देखा भी नहीं था, न उठाया, बस वैसे ही थी जैसे छोटे बच्चे होते हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में गया क्योंकि मेरा कुछ सामान वहीं पड़ा था। तभी पहली बार सावित्री ने मुझसे बात की। उसने कहा, आपके लिए चाय बना दूं? मैंने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वह बोली, आप पति हैं मेरे, अगर मैं आपका काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मेरे दिल में कसक उठी, तुम्हें ये बात तब क्यों याद नहीं थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ? तब क्यों नहीं सोचा था जब तुम ये सब कर रही थी? लेकिन मेरी माँ ने कहा था कि उससे कोई बहस नहीं करनी। वो बहुत दुख में है, माँ बोली थी। पता नहीं किस बात का बोझ है उस पर। वो सच में पूरा दिन कमरे में बैठी रहती और रोती रहती थी। माँ ही उसे खाना पानी देती और उसकी बेटी का भी ख्याल रखती। जहाँ तक मैं अपनी माँ को जानता था, मेरी माँ अच्छी औरत थी, कोई जालिम नहीं थी। लेकिन इतना बड़ा काम मेरी माँ ये सब क्यों कर रही थी? इसके पीछे जरूर कोई वजह थी, क्योंकि चाहे दुनिया की सबसे अच्छी औरत क्यों ना हो, पर अपनी बहू के लिए कभी इतनी नरमी नहीं दिखा सकती। वो भी ऐसी बहू जिसने शादी की रात किसी और का बच्चा पैदा कर दिया और हाथों में पकड़ा दिया। और जिस तरह माँ सावित्री और उसकी बेटी से प्यार करती थी, उसमें जरा भर भी नफरत या जहर नहीं था। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। माँ ने मुझसे कहा था, ये राज किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन मैं कैसे इस बोझ को दिल में दबाए रखता? मैंने अपनी एक भरोसेमंद दोस्त को सब बता दिया। वो सुनकर बोला, मैं इस लड़की को जानता हूँ। मैंने कहा, बताओ, वो लड़की कैसी है? तो वह बोला, लड़की तुझे बहुत अच्छी लगेगी, पढ़ी लिखी है, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलती। उसका बाप और भाई बड़े सख्त हैं, घर से बाहर जाने ही नहीं देते। उसकी 3-4 बहनें और भी हैं और शायद वही सबसे बड़ी है। मैं दंग रह गया। फिर उसने आगे कहा, लेकिन सुना है कि बहुत अच्छी लड़की है। अगर तू मुझे सिर्फ इतना बता देता कि तेरी शादी इस लड़की से हो रही है, तो मैं तेरे लिए आंखें बंद करके कह सकता था, किस्मत से बहुत अच्छी लड़की मिली है। लेकिन ये बात तो मुझे भी हजम नहीं हो रही है। मैंने आगे कहा कि इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह इस हद तक जा पहुंची, और मेरी माँ क्यों इसका साथ दे रही है? उसने कहा, देख, तुझे सब कुछ तेरी माँ ही बता सकती है। मैंने कहा, मुझे ये नहीं जानना कि क्या हुआ और कैसे हुआ, मुझे तो ये जानना है कि इसके साथ यह सब कुछ किया किसने किया है। क्योंकि जिसने ये सब कुछ किया है, मेरी माँ उसका साथ दे रही है। तू तो अच्छी तरह जानता है, जो लड़की शादी की रात ही बच्चा जनने बैठ जाए तो वह अच्छी लड़की तो नहीं होती। ये तो सबको ही पता है कि इसके साथ कुछ तो बुरा हुआ होगा। जब मेरी शादी हुई थी तो सावित्री 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये बात मौसी और माँ से सुना। 2 महीने तक यहाँ उसकी संतान नहीं होने वाली थी, वह 7 महीने की गर्भवती तो थी ना। मेरी माँ को तो इस बारे में पता होना चाहिए था। मेरी माँ ने खुद भी तो बच्चे पैदा किए थे, इसका मतलब कि मेरी माँ उसके साथ मिली हुई थी। इसे बचाने वाली मेरी माँ है, और मेरी माँ सिर्फ उसे ही नहीं बचा रही है, उसकी संतान को भी बचा रही है, और उसकी संतान के बाप को भी। क्योंकि जब मैं पूछता था, मुझे बता दो कि किसने आखिर तुम्हारे साथ किया है, तो वह चुप हो जाती थी। मैंने कोई समाज सेवा का ठेका तो नहीं ले रखा है, फिर क्यों मेरे सर पर किसी और का पाप डाल रही है? मेरा क्या कसूर है? मैं रो उठा। मेरा दोस्त भी बहुत उदास हो गया था। उसने कहा, मैं तेरी माँ को जानता हूँ, पता नहीं उनको क्या हो गया है। आंटी जी ऐसी लगती तो नहीं थी। उनको तो उसे लड़की को पहले ही दिन घर से निकाल देना चाहिए था। तेरी शादी इससे नहीं करवानी चाहिए थी। लेकिन अब बात कुछ इस तरह की है कि अगर तू उनसे पूछेगा तो वह बार बार झूठ बोलेगी और तुझे बात का पता नहीं चलेगा। तू एक काम कर, उस लड़की को भरोसे में ले, उसे किसी तरह अस्पताल ले जा और वहां आकर इस बच्ची का DNA टेस्ट करा ले, तो पता चल जाएगा कि इसका बाप कौन है।
मैंने कहा, लेकिन डीएनए टेस्ट सिर्फ लड़की का करने से क्या होगा? दूसरे आदमी का भी तो टेस्ट करवाना होगा ना। उसने कहा, हाँ, ये बात भी है। आसपास के सारे लोगों को किसी तरह बहाने से ले जा, कुछ तो कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। ये काम तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। मेरी पत्नी ऐसे रोती रहती थी जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, जबकि जुल्म मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी माँ से कहा, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। मेरी माँ ने कहा, तू सब कुछ संभालने की कोशिश कर, तू अपनी पत्नी के साथ रह, वह तेरी पत्नी है, उसके साथ थोड़ा समय बिता, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अपनी जिंदगी का पहला दिन एक दूसरे के साथ गुजारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल ही नहीं मानता था। मेरी माँ कहती थी, अगर हमने बच्चे को नहीं अपनाया तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी, पता नहीं कौन सी आपत्ति। और कयामत की बात कर रही थी। मेरे लिए तो मेरी कयामत आ चुकी थी। मेरी माँ ने मुझे फिर से अपनी बातों मुझ पर थोपने लगी और कहा, अपने कमरे में सोया कर। पर जब से मैं उसके कमरे में सो रहा था, मैंने एक अजीब बात देखी और ऐसा लगता है कि वह किसी से डर रही है। अजीब सी बातें करती थी, नहीं नहीं, दूर रहो मुझसे। मैंने महसूस किया कि वह रात को नींद में बोलती थी, बातें कर रही थी। मेरा दिल करता था कि मैं उसको जगा दूं, शायद वह भी बुरा सपना देख रही हो। लेकिन फिर मैं भी नहीं जगाता था। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुल जाती थी तो मैं सोने का नाटक करता था और वह फिर एक एक घंटे तक रोती रहती थी। ऐसी भी क्या बात थी? मुझे लगा कि मुझे उससे पूछना चाहिए, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने सब कुछ मेरी माँ पर डाल दिया और कहा, आप अपनी माँ से पूछ लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अब देखो, इन दोनों औरतों ने पकड़कर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया था। मैं क्या करता, किस तरफ जाता, किससे बात करता? फिर वही बात, अपने दोस्त की बात पर ही सोचने का इरादा कर लिया और एक दिन अपनी पत्नी को बातों में लगाकर अस्पताल ले गया। मैंने कहा, बच्चे को पोलियो का दवा पिलाने वाले आए हुए हैं, चलो इसको ले चलते हैं। वह मेरी बात मान गई। रास्ते में भी सब लोग देख रहे थे, कहते थे, देखो, इसकी अभी शादी हुई है और इसने बच्चा उठा रखा है। सब लोग ये समझते थे कि मैंने शादी से पहले ही किसी औरत के साथ यह सब कुछ किया था और फिर उससे शादी कर ली है। कुछ लोग कह देते, चलो कोई बात नहीं, अपनी गलती को स्वीकार तो किया है। और मैं तो बीच में मुफ्त में फंस गया था। मैंने तो कोई गलती की ही नहीं थी, तो फिर स्वीकार करने की बात कहाँ से आ गई? खैर, मैंने बच्ची के बारे में डॉक्टर को बताया और कहा कि आप उससे सैंपल लें। उसने ऐसे ही किया और फिर किसी तरह अपने दोस्त की बात पर अमल करते हुए इधर उधर से सबके सैंपल जमा किया, अपना सैंपल भी दिया। अब मुझे रिपोर्ट का इंतजार था। मैंने अपनी पत्नी की भी पूरी खोज करवाई ताकि पता चल सके कि यह बच्चा किस वक्त हुआ था और वह कहाँ थी। ये सारी बातें वह मुझे खुद भी तो बता सकती थी, लेकिन उसने अपनी जुबान पर ताला लगा रखा था। वो कुछ नहीं बोल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन लगेंगे, पर फिर सब पता चल जाएगा। इस सारे मसले के बीच में मैं अपने भाई को समय देना तो भूल ही गया था। वह मेरा छोटा भाई था। मैंने सोचा शायद उसे कुछ पता होगा, लेकिन जब उससे पूछा तो उसने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने कहा, जब मैं यहाँ पर नहीं था तो माँ कहाँ जाती थी? उसने कहा, हाँ, रोज ही कहीं चली जाती थी, शायद भाभी के घर जाती थी, लेकिन मुझे बताती नहीं थी। मैं पूछता था, क्यों? तो वह कहती, नहीं, मैं जहाँ भी जाऊँ तुझे मेरे साथ नहीं आना। मैं भी उस समय यही सोचता रहता था कि आखिर माँ जाती कहाँ थी, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। और फिर एक दिन कह दिया, तेरे भाई के लिए लड़की पसंद कर ली है। मेरा मासूम भाई बेचारा किस तरह से यह बातें बता रहा था। पता चल रहा था कि उसे भी कुछ नहीं पता। मैं तो उसे इस घर का मर्द बनाकर गया था, लेकिन उसकी मर्द बनने वाली उम्र ही कहाँ थी। अभी तो वह 10वीं कक्षा में था। मुझे अपनी माँ पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी ने कोई खिचड़ी पकाई थी और मेरे भाई को भी बीच में से निकाल दिया था। उसको तो कुछ पता ही नहीं था। डॉक्टर ने 2 दिन बाद मुझे बुला लिया। रिपोर्ट मेरे हाथ में थी, लेकिन मुझसे पहले ही मैं जज्बाती हो गया। जब घर आया तो मेरी माँ एक दूर के रिश्तेदार से झूठ बोल रही थी। कह रही थी कि हाँ, ये तो मेरे बड़े बेटे विपुल की बीवी है और ये उसकी बेटी है। उनके सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाते ही मैं चिल्लाने लगा, ना तो यह मेरी पत्नी है और ना ही यह मेरी बेटी।
मैं दोनों को ही स्वीकार नहीं करता। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे हाथ में रिपोर्ट थी। मैंने अपनी माँ सावित्री की तरफ ऐसे देखा जैसे उनका प्लान नाकाम हो गया हो। वो दोनों परेशान हो गईं। इससे पहले कि मैं रिपोर्ट खोलकर देखता, मेरी माँ ने मेरे हाथ से वो रिपोर्ट छीन ली और जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। मैं हैरान रह गया। माँ, यह आपने क्या किया? मेरी माँ बोली, मैं तुझे सब सच बता देती हूँ, इस तरह घर में ही तो सब पर शक मत कर, ये बड़ी बुरी बात है। मैंने गुस्से से कहा, अच्छा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आप चाहती हो कि मैं किसी से कोई बात भी ना करूं, पता लगाने की कोशिश भी ना करूं। तब मेरी माँ ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया। वो मुझे अपने कमरे में ले गई और पूरी कहानी सुनाई। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो सबसे पहले मैंने उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाया जिसका नाम नेहा रखा गया था। मेरी आंखों में आंसू थे। साथ ही मैंने सावित्री को गले से लगाया और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। वो भी रोने लगी और बोली, मैंने तुम्हें माफ किया है। और उस दिन के बाद से वह मेरे साथ बहुत खुश रहने लगी। मैं नेहा को इतना प्रेम करता हूँ कि भूल जाता हूँ कि वह मेरी अपनी बेटी नहीं है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वह बिल्कुल भी मेरी अपनी बेटी नहीं है, वह मेरी ही बेटी है। हाँ, बात कुछ इस तरह है कि मेरा भाई अमर, जिसे हम सब लोग बहुत मासूम समझते थे, उसकी संगत बहुत बुरी थी और वह बुरे लोगों के साथ उतरता बैठता था। उसके दोस्तों ने सावित्री को कहीं देखा और जब उसने उन लोगों के साथ जाने से इनकार किया और उनके मुंह पर दे मारा, तो उन्होंने एक प्लान बना लिया और सबने मिलकर सावित्री के साथ बहुत बुरा किया। इतना बुरा कि वह अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। 1-1.5 महीने के बाद उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। वो फरियाद लेकर मेरी मां कजरी के पास आई और बोली, आपके बेटे के दोस्त तो अमीर हैं, शायद बच जाएं, लेकिन आपके बेटे को सजा जरूर दिलवाऊंगी। जब मां ने ये सुना तो उन्होंने अमर को बहुत मारा और उससे पूछा। उसने भी कबूल कर लिया कि ऐसी ही बात है, लेकिन अमर की तो पढ़ाई चल रही थी और सावित्री उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर तो बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। हाँ, बुरा काम करने की समझ थी उसको, लेकिन वह एक लड़की को सहारा नहीं दे सकता था। इसलिए मेरी माँ ने सावित्री की सारी जिम्मेदारी लेते हुए कहा, मैं तुझे घर परिवार दिलवाऊंगी, बदनामी नहीं कहलाएगा। शादी की रात को माँ ने मुझसे कहा था कि अपनी बीवी के कमरे में जाने से पहले मेरे कमरे में आ जाना। शायद वो मुझे उसी दिन ये सब बताना चाहती थी, लेकिन सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो गई और सब कुछ उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह सोचा गया था, क्योंकि रिपोर्ट साफ कह रही थी कि बच्चे का बाप अमर ही है। एक औरत को पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है, सावित्री को भी पता था। उस दिन के बाद मैंने और माँ ने एक सख्त निर्णय लिया। अमर को बेघर होकर रहना होगा। हमने अपने रिश्ते नाते अमर से तोड़ दिया और मैंने अमर को दूसरे शहर भेज दिया जहां वह हम सब से दूर रहकर सिर्फ पढ़ाई करे और उसे अपने लिए वहां पर पैसे भी कमाने पड़े। शायद उसे जरा जिंदगी का पता चलता तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। लेकिन उसके बाद हमने इस घर में कभी भी इन सारी बातों का जिक्र नहीं किया। अब आज नेहा 4 साल की हो गई है। सावित्री फिर से माँ बनने वाली है। मुझे लगता है कि इस दफा एक प्यारा सा बेटा पैदा होने वाला है और नेहा को भी एक प्यारा सा भाई मिल जाएगा। अमर के साथ क्या करना है यह मैंने अभी सोचा नहीं है, पर इतना पक्का है कि मैं उसे इस घर में कभी भी आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरी बीवी के साथ रहे। अभी तो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजा है, उसके बाद उसे कहीं और भेज दूंगा, लेकिन वो कभी भी मेरी आंखों के सामने, मेरी पत्नी के सामने नहीं रहेगा। आप लोग बताइए, अगर मैं अपने भाई के लिए ऐसा फैसला कर रहा हूँ तो ये ठीक है या नहीं? पर एक बात बड़ी अजीब है, जब मैंने सावित्री के बारे में पहली बार सुना तो अचानक से मेरे दिल में उसके लिए प्रेम बैठ गया। और अब मुझे पता चला कि वो बेचारी खुद कितनी गहरी आग में थी। तभी तो वह रात रात भर उठ कर रोती थी। इसमें उसका क्या कसूर था? वह तो बहुत अच्छी लड़की है, उसने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर उसके साथ बुरा होता हुआ मैं कैसे देख सकता था? और वैसे अब तो वह मेरी पत्नी बन ही चुकी है, इसलिए मैंने उसे पूरे सच्चे मन से कबूल कर लिया। मेरी माँ उस दिन कोई उल्टा फैसला भी कर सकती थी, ये भी कह सकती थी कि यह बच्चा मेरे बेटे का नहीं है, निकल जा यहाँ से, लेकिन माँ ने इंसाफ किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।